हेलो बच्चों, मैं दाऊद सर। आज आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का लेसन सेकेंड है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका भी ऑब्जेक्टिव मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव में डाला था 25 ऑब्जेक्टिव लेसन 1 का। इसमें भी लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें 25 नहीं है, 30 है। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग उसको नोटिस किए होंगे, याद भी किए होंगे और पढ़े भी होंगे। चलिए अब हम सेकेंड लेसन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये इसमें 30 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव के। इसी तरीके से आपको हर वीडियो में जो इतना भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको सब मिल जाएगा, मतलब हर वीडियो में ऑब्जेक्टिव मिलेगा पहले, उसके बाद लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, इसे करके मिलेगा। चलिए हम सेकेंड लेसन की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो 4 क्वेश्चन है इसमें कौन सा एक है जो गलत है, बाकी जो है 3 सही है। तो जो हमारे लिए एक गलत है फिलहाल वो सही है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ के लिए सुउद्देश्य औपचारिक प्रयास की व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ख नंबर है, मूल्यांकन को उपयोग कुछ विशेषताओं के आधार पर लोगों के मूल्यांकन या उसके मध्य विभेदन के लिए किया जाता है। ग नंबर है, फ्राइड के सुझाव दिया गया व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन करना सर्वोत्तम विधि है, उसमें उसके बारे में पूछ रहा है। घ नंबर में, मूल्यांकन का लक्ष्य लोगों के व्यवहार और न्यूनतम त्रुटि के अधिकतम परिशुद्धि की क्षमता और उनकी भविष्यवाणी करना होता है। तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। तो इसका आंसर है आपको ग, मतलब फ्राइड ने सुझाव दिया कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर मूल्यांकन करना है तो उसके सर्वोत्तम विधि है उसके बारे में पूछना, उससे उसके बारे में पता चल जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची किसने विकसित की थी? जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची किसने विकसित की हुई थी? तो इसका आंसर है मालिक एवं जोशी। इसका आंसर क्या है? मालिक एवं जोशी। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। MMPI में कितने कथन हैं? MMPI में कितने कथन हैं? तो पहला कथन है 314, 418, 567 और 816। चलिए तीसरा का आंसर क्या होगा हम जानते हैं। ग नंबर मतलब 567। MMPI में कितने कथन हैं? तो 567 कथन हैं। चौथा नंबर प्रश्न, 16PF को किसने विकसित किया था? 16PF को कितने विकसित किया था? तो वह होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्राइड, केटेल, सिगमोंड और गार्डेनर। तो इसका आंसर होगा ख, केटेल। पांचवा नंबर प्रश्न, रो मसीलक्षम परीक्षण में कितने मसीलक्षम होते हैं? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ख, मतलब 10 होते हैं। रो मसीलक्षम परीक्षण में कितने मसीलक्षम होते हैं? तो 10 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर, TAT को किसने विकसित किया था? TAT को किसने विकसित किया था? इसका है फ्राइड और गार्डेनर, मोरे एंड स्पोरा। 3 नंबर है मॉर्गन एंड फ्राइड। 4 नंबर है मार्गन और मोरे। तो इसका आंसर होगा आपको मार्गन एंड मोरे होगा। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? मार्गन एंड मोरे। 7 नंबर, PF अध्ययन को किसने विकसित किया था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं। 7 नंबर का आपको हो जाएगा क, रोजेनज्विंग। PF अध्ययन को किसने विकसित किया था? रोजेनज्विंग। चलिए 8 नंबर प्रश्न, एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो पद्धत होते हैं वे कैसे प्राप्त होती है? एक प्रेक्षक के रिपोर्ट में जो पद्धत होते हैं वह कैसे होते हैं, प्राप्त होते हैं? तो साक्षात्कार से, प्रेक्षण और निर्धारण से, नाम और निर्देशन से, और घ नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा घ नंबर उपयुक्त सभी, साक्षात्कार से, प्रेक्षण से और नाम निर्देशन से। चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, संरचित साक्षात्कारों में किस प्रकार के पूछे जाते हैं? संरचित साक्षात्कारों में किस प्रकार के पूछे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ख, अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य नहीं पूछे जाते हैं, अनेक सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ख होगा, अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है? प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित
में किसका व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है? तो आपको इसका आंसर क्या होगा? तो क होगा। प्रेक्षण के अनुसार इसका अधिक मूल्यांकन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग प्रायः समकक्षी मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ग, नाम निर्देशन। प्रश्न है निम्नलिखित में, मतलब 4 गो दिया हुआ है, उसमें से एक सही है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग प्रायः मतलब हमेशा समकक्षी मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो नाम निर्देशन। प्रेक्षण नहीं होगा, दमन नहीं हो गया, उपयुक्त समय नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ग, नाम निर्देशन। 12 नंबर प्रश्न, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका होती है? किनकी भूमिका होती है? तो इसका 12 नंबर क्या होगा? घ होगा। उपयुक्त सभी माता पिता का होता है, मित्रों का होता है और शिक्षकों का होता है। आत्मा के बारे में मतलब उनकी बच्चे की आत्मा की शुद्धि करने का रूप किसे किसे जाता है? तो माता पिता, जो जन्म से ही मित्र उनके साथ रहने वाले, और शिक्षक उनको गुणकारी बनाने के लिए। इन 3 लोगों का होता है कि बच्चों के स्वरूप को चेंज कर सकते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मतलब इसमें 3 कथन गलत है और एक कथन क्या है? सही है। चलिए जानते हैं वो कौन सा कथन है जो सही है। कह रहा है कि व्यक्तिगत अन्यताएं से तात्पर्य व्यक्ति के उन गुणों से है जो दूसरे गुणों के भिन्न होते हैं। एकदम सही है। कह रहा व्यक्ति का हर गुण क्या होता है? उनके दूसरे के गुणों की अपेक्षा अपने आप के लिए सही होता है। ख नंबर, जब कोई व्यक्ति अपने नाम का वर्णन करता है तो वह अपने व्यक्तिगत अन्याय और उद्घाटित करता है। जब कोई व्यक्ति अपने नाम को उच्चारण में लाता है या किसी के सामने अपना नाम बताता है तो वह यह जानता है कि हमारी कर्तव्य, हमारी रणनीति या हमारा कामकाज कैसा है, हम अपनी बड़ाई दूसरों के सामने कैसे करें। तो ये भी सत्य है। तीसरा है, जब कोई व्यक्ति अपनी विशेषताओं का वर्णन करता है तो वह अपनी व्यक्तिगत अन्यताएं को उद्घाटित करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी विशेषता को बताता है तो अपने अवगुण को क्या करता है? समाप्त कर देता है और अच्छाइयों को बताता है। ये भी सही है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सही होगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो घ। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा है, आत्मा का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के आत्मा मतलब अपने शरीर की आत्मा का तात्पर्य अपने संदर्भ मतलब सुंदरता में व्यक्ति के, मतलब इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कोई एक सही है। चलिए हम 14 नंबर को हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सचेतन अनुभव की समग्रता से है। ख नंबर, चिंतन की समग्रता से है। ग नंबर, भावनाओं की समग्रता से है। इसका मतलब सभी में समग्रता है। इसका मतलब यह तीनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 15 नंबर, आत्म को किस रूप से समझा जा सकता है? आत्म को किस रूप से समझा जा सकता है? तो आत्मगत गलत, वस्तुगत ये भी गलत, ग आत्मगत और वस्तुगत ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 15 नंबर का घ, इनमें से कोई नहीं। आत्मा को किस रूप से समझा जा सकता है? तो आत्मा को ना ही किसी को देख करके समझा जा सकता है, ना ही उसके समान को देख करके समझा जा सकता है। जब तक उससे बात विचार या बोली नहीं की जा सकती तब तक उसके आत्मा को समझा नहीं जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, आत्म को किस रूप से समझा जा सकता है? तो आत्म को हमने अभी बता ही दिया, इनमें से कोई नहीं होगा। वह बिना बात विचार किए समझा नहीं जा सकता। 16 नंबर, निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में संबंध या अनुभव करता है? निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में संबंध का अनुभव कर सकता है? तो आपको 16 नंबर का होगा आंसर क, व्यक्तिगत आत्मा। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत नहीं कर लेता, जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में जान और समझ नहीं सकता है। सामाजिक आत्मा नहीं हुआ, क्योंकि किसी व्यक्ति को जानने के लिए समाज में पूछने की ज़रूरत नहीं। पारिवारिक, उसके परिवार के लोग उसके आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। इनमें से कोई भी नहीं। ये सारा का सारा गलत है। इसका आंसर क्या होगा? क नंबर। 14 का क्या होगा? 16 का क्या होगा? क नंबर, मतलब व्यक्तिगत आत्मा।
17 नंबर कराए निम्नलिखित में से किसमें संयोग, संबंध, त्याग, एकता जैसी जीवन के पक्षों पर बल देता है? तो इसका आंसर होगा ख, सामाजिक आत्मा। समाज में रहने वाले लोग हर चीज़ सबका सहयोग करते हैं, सबसे अच्छा संबंध रखते हैं, वह गलत चीज़ का त्यागते हैं और सभी एकजुट मिल करके रहते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक आत्मा होगा। 17 नंबर का आंसर सामाजिक आत्मा। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं और अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आत्मा धारण। मतलब हर व्यक्ति अपने अंदर झांक करके देखता है, अपने आत्मा के अंदर झांकता है कि उसके अंदर गुण है या अगुण है, सद्गुण है या अगुण है, तब वह निर्णय करता है, अपने विचार को व्यक्तिगत रूप से बाहर रखता है कि हमें यह कार्य को करना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आत्मा और धारण। वह आत्मा से उसकी आवाज़ आती है कि हमें कौन से कार्य को करना चाहिए। 19 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा हम अपने व्यवहार को संगठित और परिवीक्षण या मॉनिटर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपको क नंबर, आत्मा नियमन। भी आत्मा से बिना, आपके शरीर के अंदर से इजाज़त के बिना आप किसी कार्य को नहीं करते। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? क नंबर, आत्म नियमन। मतलब आत्मा, हमारा मन किसी कार्य को करने के लिए निर्णय लेता है तभी हम उस कार्य को कर पाते हैं। जब आत्मा उस कार्य को करने के लिए निर्णय नहीं देता तो वह कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसके कारण वह कार्य अधूरा हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण, अपने आत्मा को नियंत्रण करने के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक तकनीक को अपनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब अपने व्यवहार को कंट्रोल में परीक्षण के रूप में किया जाता है। आत्म अनुदेश, जो आत्मा कहता है, दिल कहता है, उसी पे कार्य करना चाहिए। आत्म प्रबल, हमारा मन जिस चीज़ पर कठोरता के रूप में खड़ा हो जाए कि यह कार्य हमारा संपन्न हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे, तो वैसे को आत्मा प्रबल कहते हैं। तो ये तीनों का होना अनिवार्य है, तभी हम अपने आत्मा पर नियंत्रण कर सकते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में किसमें ऐसे व्यवहार पुरस्कृत होते हैं जिसमें परिणाम सुखद होते हैं? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, आत्म प्रबलन। आत्मा अनुदेश ये सही नहीं है, प्रेक्षण ये भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी संभव नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ग नंबर, आत्म प्रबलन। 22 नंबर है, जैविक के रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने के एक विशिष्ट तरीकों को कहा जाता है। तो इसका आपको 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो क हो जाएगा। स्वभाव के कारण ही हर व्यक्ति अपनी प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है। चलिए अब हम 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंबर प्रश्न है, नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र प्रतिरूप क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, नियमित रूप से मतलब प्रतिदिन जो घटना घटित होती है उस समग्र प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, चरित्र। हर इंसान के चरित्र के ऊपर उसके साथ साथ की घटनाएं घटित होती रहती है। वह जिस तरीके से उसका चरित्र होता है उसी प्रकार की वो घटनाएं घटित होती है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि नियमित रूप से मतलब प्रतिदिन जो घटना घटित होता है तो व्यक्ति के व्यवहार पर घटित होता है। उसका अच्छा व्यवहार है तो अच्छा घटना होता है, बुरा व्यवहार है तो उससे भी बुरा होता है, और बहुत बढ़िया है तो बढ़िया घटना घटित होती है। तो ऐसे समग्र प्रतिरूप को क्या कहलाता है? तो चरित्र कहलाता है। उसके चरित्र पर निर्भर करता है। 24 नंबर प्रश्न, मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक विकास होता है किससे? तो परिवार से। कह रहा है मनोवृत्ति मतलब मन का विकास कब होता है? जब परिवार के अंदर में अनेक प्रकार के लोग आ जाते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार की विकास होना उत्पन्न हो जाता है। 25 नंबर, स्कीमा है एक। स्कीमा क्या है? तो एक प्रकार का मानसिक संरचना है। स्कीमा क्या है? तो एक प्रकार की मानसिक संरचना है जो हमारे मन के अंदर में किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व या किसी प्रकार की बातें उत्पन्न होती है, उसे ही हम एक प्रकार की स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा क्या है? एक प्रकार का तो मानसिक संरचना है। 20 नंबर प्रश्न, परिवार समूह है। परिवार किसका समूह है? तो प्राथमिक का समूह है। चलिए 27 नंबर, व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के
संवाद करता है, उनके बातों को जानता है, उनके विचारों को जानता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो संप्रेषण कहते हैं। उसे इंग्लिश में स्ट्रेस करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पीड़ा में होता है तो अपने पीड़ा को सुखाने मतलब समझाने और सुनाने के लिए किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को ढूंढता है। जब तक वो अपने पीड़ा को सुना नहीं पाता, जब तक वह संप्रेषण से पीड़ित रहता है, मतलब स्ट्रेस से पीड़ित रहता है, जब वो अपने सारे दुखों को सुना देता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर हल्का हो गया। इसीलिए व्यक्ति और व्यक्ति के संवाद किसे कहा गया है, तो संप्रेषण को कहा गया, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेस कहा जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न, फ्राइड के अनुसार मन की गत्यात्मक मॉडल किसे कहा जाता है, तो प्राहम और अहम को कहा जाता है। फ्राइड के अनुसार गत्यात्मक मॉडल कौन है, तो प्राहम और अहम है। 29 नंबर प्रश्न, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग मार्ग क्या है, तो 8 है। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग मार्ग क्या है, तो उसकी संख्या 8 है। चलिए 29 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। यदि चिंता दीर्घकालिक है, तो चिंता दीर्घकालिक का मतलब बहुत दिन पुराना है, अति तीव्र, बहुत ही घातक है और कारण स्पष्ट है, इसका बहुत कारण है कि यह चिंता हमारे पास रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा सामान्यीकृत चिंता विकृत। मतलब यह सामान्य रूप से हमारे साथ चलता है, बहुत दिनों से है, यह विकृति है, मतलब हमेशा बढ़ते रहता है यह चिंता, इसीलिए इसे क्या कहा गया, तो सामान्यीकृत चिंता विकृति कहा गया। चलिए यह हमारा लेसन खत्म हुआ, लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बने रहिए, हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो करके डालते रहेंगे जो आपके लेसन का होगा। थैंक यू आप हमारे वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।